नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं धर्मेश और ये चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज 12th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में। ऑलरेडी गुजराती मीडियम में 12th की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। जेडब्ल्यू नीट के लेक्चर भी सीरीज चल रही है और ये न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए। चैप्टर नंबर 1 में जो भी आईएमपी क्वेश्चन है सिर्फ उनके बारे में ही आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको समझ लेना है पहले कि चार्ज क्या है, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए तो अट्रैक्शन होगा, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए तो रिपल्शन होगा। तो आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट जनरल में आपको समझा दूं कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन। इतना याद रखना है आपको। ओके, तो आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। चैप्टर नंबर 7 में 11th में आपने पढ़ा था कि मान लो कि दो बॉडी है कोई, या फिर दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है और दोनों के बीच डिस्टेंस r है। कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा जो यूनिवर्सल फोर्स है, इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो दो बॉडी के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा जो भी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस है उनके स्क्वायर में। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन वहां दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ मास था। यदि कोई बॉडी है उनके पास सिर्फ मास है तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वो आप समझ चुके हैं, आपको मालूम है। हम यहाँ से चार्ज के बीच कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ का पूरा डेफिनेशन समझेंगे। मान लो कि दो बॉडी है, एक बॉडी m1 और एक बॉडी m2। m2 बॉडी के पास m1 बॉडी के पास मास भी है, m2 बॉडी के पास भी मास है। लेकिन m1 बॉडी के पास चार्ज भी है और m2 बॉडी के पास भी चार्ज है। तो मास की वजह से तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मींस कूलम्ब्स फोर्स लगेगा। वो लोग समझते हैं। चलो मान लो कि ये पूरा सेंटेंस मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले ये समझो। मान लो कि दो चार्ज है आपके पास, एक चार्ज है Q1 चार्ज और सेकंड चार्ज आपके पास है Q2 चार्ज और दोनों चार्ज के बीच आपके पास डिस्टेंस है r। दो चार्ज है। चैप्टर नंबर 7 में 11 में आपके पास दो मास था, m1 और m2 और यहाँ आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। आपको मालूम है कि चार्ज को Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो चार्ज है, दोनों चार्ज Q1 और Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है r। तो ये दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स लगेगा और चार्ज की वजह से जो भी फोर्स लगेगा इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन यहाँ चार्ज है तो उसकी उनके बीच फोर्स लगेगा और इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा? तो सेंटेंस है, देखो। कूलम्ब फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्ज Q1 और Q2। इक्वेशन नंबर 1 ये याद रखना। Coulomb force is directly proportional to multiplication of two charge Q1 और Q2। ये पहला इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है r। तो जो भी कूलम्ब फोर्स लगेगा F ये वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर में, याद रखना। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ये साइन रिप्लेस करने के लिए आपको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। therefore F is equal to small k Q1 Q2 upon R square where k is equal to constant। याद रखना, इसे कहेंगे कूलम्ब कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कूलम्ब कांस्टेंट, याद रखना।
और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझ में आया? अब हम डेफिनेशन समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस क्या है, प्योर सेंटेंस क्या है समझते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, आपको मालूम है कि दो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो यहां लिखा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charge bodies is directly proportional to the product of their charge, and inversely proportional to square of the distance between them। तो ये पूरा सेंटेंस था, याद रखना। जो भी कूलम्ब फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। बोलो आया समझ में? तो ये दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दिया, फाइनल इक्वेशन मिला F = k q1 q2 अपॉन r2, वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है? एक कांस्टेंट, इसे कहेंगे कूलम्ब कांस्टेंट। और k की वैल्यू क्या है याद रखना, k = 9 × 10⁹, याद रखना 9 × 10⁹। बोलो आया समझ में? अब यूनिट के बारे में समझते हैं। देखो k का यूनिट मैंने यहां नहीं लिखा है, लेकिन यूनिट के बारे में समझते हैं। k को सब्जेक्ट बनाओ, यहां से। तो k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो f × r² अपॉन क्या लिखेंगे, q1 q2। तो k का यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ फोर्स है तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, यहाँ r² मींस डिस्टेंस है तो मीटर का स्क्वायर, और नीचे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट आपको मालूम है क्या होगा, कूलम। तो यहाँ लिखो कूलम × कूलम मींस कूलम स्क्वायर। तो k का यूनिट क्या मिला आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये याद रखना। आपको डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन के लिए आप लिख सकते हैं, देखो न्यूटन के लिए m1 L1 T-2, डिस्टेंस के लिए L2, और चार्ज Q 11th में मैंने आपको समझाया था कि Q चार्ज है तो Q का डायमेंशन लिखना है, तो Q = A1 T1 ऐसे लिख दो, Q = A1 T1। तो यहाँ लिखो कूलम का स्क्वायर है तो A² T²। अब सिंपलीफाई करो, m1 L1, देखो m1 L1 2 L3 T-4 A-2, 13 42 लास्ट 2 माइनस, ऐसे याद रखना 13 42 लास्ट 2 माइनस। तो k का डायमेंशन भी आपको मिल गया और k का यूनिट भी मिल गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि k की जगह आप क्या लिख सकते हैं, k वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं। ये पूरा समझ में आ गया? अब देखो k = 1/4πε0 लिख सकते हैं, याद रखना k = 1/4πε0 where ε0 = permittivity of free space, याद रखना permittivity of free space। फ्री स्पेस में परमिटिव ε0 को सब्जेक्ट बनाओ, ε0 = 1/4π × k। तो ε0 और k इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, देखो तो ε0 का यूनिट क्या होगा, ε0 का यूनिट क्या होगा, जो k का यूनिट है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो k का यूनिट जो भी है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ε0 का आपको यूनिट मिलेगा। डायमेंशन आपको चाहिए, तो यहाँ जो डायमेंशन है, यहाँ जो प्लस है ना वो माइनस कर दो, माइनस है वो प्लस कर दो, तो k का डायमेंशन आपको मिलेगा MLTA। यहाँ जो प्लस है ना उसको माइनस कर दो, -1 -3, यहाँ दोनों माइनस है उसको प्लस कर दो, +4 +2, ये आपको ε0 का डायमेंशन मिलेगा, ε0 का डायमेंशन मिलेगा। बोलो आया समझ में? और ε0 मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
k मींस कूलम कांस्टेंट है, ये क्या है कूलम कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखो, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 into 10 raised to -12। यूनिट क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखना। और k की वैल्यू तो मालूम है, k इज इक्वल टू 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये याद रखना। तो कूलम्स लॉ के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये आपको याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये लिखना है। कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ दो सेंटेंस याद रखना है। जो भी कूलम फोर्स है वो दोनों बॉडी है, दोनों चार्ज है, उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और जो भी चार्ज के बीच डिस्टेंस है उनका स्क्वायर कर दो और उनको इनवर्स के प्रोपोर्शनल में लिख दो, वो आपको कूलम फोर्स मिलेगा। फिर दोनों को मर्ज कर दो, आपको पूरा इक्वेशन मिलेगा। बोलो आया समझ में? तो कूलम्स लॉ के बारे में सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। के का यूनिट याद रहना चाहिए, के का डायमेंशन याद रखना चाहिए, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन 0 का यूनिट याद रखना है, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन याद रखना है। बोर्ड के एग्जाम में एप्सिलॉन 0 और के डायमेंशन पूछते हैं, याद रखना, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना मेरा एफर्ट वीडियो में ज़्यादा होगा। ओके, थैंक यू।